नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने परांदूर एयरपोर्ट को स्पेशल प्रोजेक्ट क्लासिफाई कर दिया है और इसके लिए आप कह सकते हैं कि लैंड एक्विजिशन का काम और आसान बन पाएगा। दोस्तों ये एयरपोर्ट बेसिकली चेन्नई के लिए दूसरा एयरपोर्ट होगा और तमिलनाडु सरकार इसके लिए काफी ज्यादा एम्बिशियस दिखाई दे रही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेकर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हर्डल्स हैं वो क्लियर हो जाए। लेकिन लैंड एक्विजिशन को लेकर हर्डल्स आती ही चली जा रही हैं, पर अब क्योंकि इसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है, तो अब ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु लैंड कंसोलिडेशन एक्ट 2030 के अंडर में आ गया है, जिसको बनाया इसलिए गया था ताकि लैंड एक्विजिशन को स्ट्रीमलाइन किया सके, क्योंकि इसके चलते लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस काफ़ी आसान बन जाता है और होपफुली अब इसके चलते लैंड इसको लेकर एक्वायर हो पाएगी। अगली दोस्त अपडेट कोची से है, जहां पर वाटर मेट्रो का नेटवर्क अभी और एक्सपांड किया जाएगा और कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा इसको लेकर एक टेंडर फ्लोट किया गया है, जहां पर एक नया वाटर मेट्रो टर्मिनल सेटअप किया जाना है। दोस्तों बेसिकली कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड ये प्लान कर रही है कि वाटर मेट्रो को कुंबलम और एडा कोची जैसे जो टाउन्स है वहां पर भी एक्सपांड कर दिया जाए और वाटर मेट्रो को वहां तक पहुंचाने के लिए ये जो टर्मिनल होगा ये फाउंडेशन का काम करेगा, क्योंकि यहीं से वो सर्विस स्टार्ट हो पाएंगी। एर्नाकुलम में इसको बनाया जाएगा SWT बोट जेटी के पास और कोची के वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स की फेरी और वाटर मेट्रो सर्विसेज आपको यहीं से ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। फ्लोटिंग पॉन्टून्स, पैसेंजर वेटिंग एरियाज, टिकट काउंटर्स और कमर्शियल स्पेसेस इस पर डेवलप की जाएगी। अगले 2 महीने के अंदर अंदर इसके टेंडर दिए जाएंगे और ओवरऑल 3 महीने के अंदर अंदर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट एक नए एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुंबई बेंगलोर एक्सप्रेसवे का काम अभी आगे बढ़ा रही है और अभी नितिन गडकरी जी के द्वारा खुद ये बताया गया है कि इसके पहले पैकेज को लेकर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। तो दोस्तों एक्सप्रेसवे वाया पुणे बनाया जाएगा और ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। 700 किलोमीटर से ऊपर की इसकी लेंथ होगी। इनिशियली इसको प्लान किया जा रहा है एक 8 लेन के एक्सप्रेसवे के रूप में, लेकिन फ्यूचर में इसको 14 लेन्स तक एक्सपांड किया जा सकता है। अभी फिलहाल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पागोटे से चौक तक की स्ट्रेच को पहले पैकेज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, जिस पर 5,000 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा और यही स्ट्रेच आगे चलकर पुणे आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करेगी और फिर वहां से एक्सप्रेसवे बेंगलोर की तरफ चला जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताया गया है कि 2 एडिशनल पैकेजेस को लेकर भी प्लानिंग की जा रही है, यानी कि एक ही बार में आपको 200 किलोमीटर से ऊपर के सेक्शन के ऊपर काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दूसरा फेज इनिशिएट कर दिया है संभल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर को लेकर, और इसके लिए 200 से 300 हेक्टेयर और लैंड को एक्वायर किया जाएगा। दोस्तों यूपी सरकार ये कोशिश कर रही है कि गंगा एक्सप्रेसवे के अगल बगल 28 से 30 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर्स को तैयार करके यूपी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रबल किया जा सके, और ये बेसिकली एक टाइप का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने वाला है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे क्लस्टर्स बनकर तैयार होने हैं। अभी फिलहाल संभल में एक क्लस्टर बनाया जा रहा है और उसके पहले फेज में 240 हेक्टेयर ऑफ लैंड एक्वायर की गई थी, और क्योंकि पहले फेज का प्रोग्रेस 95% तक पहुंच चुका है, तो इसी के चलते अब दूसरा फेज इनिशिएट किया गया है। लोकल ऑफिसर्स को लैंड एक्विजिशन को लेकर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनकी प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी में कुछ चेंजेस करेंगे और इसके लिए उनकी कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंक्रीज किया जाए। तो दोस्तों रेलवेज ने मोटा मोटा यहाँ पर 2 बड़े चेंजेस को सजेस्ट किया है, जिसमें एक तो ये होगा कि कंसेशन पीरियड को बढ़ाकर 50 साल तक कर दिया जाएगा, जो पहले 20 से 35 साल के बीच हुआ करता था। इससे होगा ये कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका पैसा लगाएंगे उनका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा थिंग इससे भी बड़ा है, जहां पर रेलवेज ने डिसाइड किया है कि PPP रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में लैंड एक्विजिशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रेलवेज के द्वारा ली जाएगी। और एक बार दूसरे रेलवे से चेंजेस कर देती है तो 35,817 करोड़ रुपीस की रेल प्रोजेक्ट्स को PPP मॉडल पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, जहां पर नई रेल लाइंस, ट्रैक्स की मल्टी ट्रैकिंग और स्टेशन डेवलपमेंट आपको बड़े स्केल पर होता हुआ दिखाई देगा। होपफुली इन चेंजेस को प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगली दोस्त अपडेट हरियाणा से है, जहां पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हरियाणा सरकार के ग्लोबल सिटी और विजन सिटी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने जा रही है और इसे भी द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए एक 4 लेन का ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ग्लोबल सिटी और विजन सिटी दोनों के दोनों प्रोजेक्ट हरियाणा के गुड़गांव में बनाए जा रहे हैं और हरियाणा सरकार काफी लंबे समय से कोशिश कर रही है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए, और इसको लेकर उन्होंने NHAI से रिक्वेस्ट भी की थी, तो अब उनकी डिमांड सुन ली गई है। यूनिक बात यहाँ पर ये है कि जो ट्रम्पेट इंटरचेंज यहाँ पर बनाया जाएगा वो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड होगा, जिससे कि ये 2 सिटीज तो कनेक्ट होंगी, साथ साथ गुड़गांव के कई सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब्स और कनेक्ट हो पाएंगे। पटौदी रोड जंक्शन पर इसको बनाया जाएगा 923 करोड़ रुपीस खर्च करके। NHAI और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पर कॉस्ट शेयर करने वाली हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ये 3 महीने के अंदर अंदर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाए और टोटल 30 महीने के अंदर अंदर इसे कंप्लीट कर दिया जाए।
अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहां पर कोटा एयरपोर्ट फाइनली हमें टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और राजस्थान के सीएम के द्वारा मिलकर इसका फाउंडेशन स्टोन दिया गया है। दोस्तों पिछले 3-4 सालों से लगातार खबर आ रही है कि कोटा के अंदर एक एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस इसके ऊपर देखने को नहीं मिला था। पर अभी क्योंकि फाइनली इसको लेकर फाउंडेशन रख दिया गया है, तो काम हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बूंदी डिस्ट्रिक्ट के शंभूपुरा विलेज में तैयार होगा, जो मेनली सर्व करेगा कोटा को। अगर बात करूं कुछ मेन हाइलाइट्स के बारे में, तो 3200 मीटर लंबा यहाँ पर रनवे बनाया जाएगा, जो एयरबस A321 टाइप के एयरक्राफ्ट को हैंडल कर पाएगा। 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक टर्मिनल बिल्डिंग भी यहाँ पर बनेगी, टैक्सीवे, एप्रन और इस तरह की जो एयर साइड फैसिलिटीज हैं जो कि चाहिए होती हैं, वो तो यहाँ पर बनाई ही जाएंगी। एनुअली ये 20 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। 1560 करोड़ रुपीज इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च किए जाएंगे और टारगेट ये किया जा रहा है कि सितंबर 2027 तक इस एयरपोर्ट को तैयार कर दिया जाए। अगली दोस्त अपडेट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर ही है, जिन्होंने अभी फिलहाल देश के अंदर 7 एयरपोर्ट्स ऑफर किए हैं फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल्स को सेटअप करने के लिए, और इनको लेकर उन्होंने ई टेंडर्स भी फ्लोट किए हैं। दोस्तों थोड़ा सा अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं, तो गुजरात में किशोर और धुलेरा एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश में कडप्पा एयरपोर्ट, कर्नाटका में हुबली एयरपोर्ट, तमिलनाडु में तूतीकोरिन एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ एयरपोर्ट, जबकि महाराष्ट्र में सोलापुर एयरपोर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है इन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्स को सेटअप करने के लिए। और क्योंकि दोस्तों ज्यादातर स्कूल्स रीजनल एयरपोर्ट्स पर ही सेटअप किए जाएंगे, जो वैसे भी ज्यादा बिजी नहीं रहते हैं, तो ऐसे में अगर रीजनल एयरपोर्ट्स पर इनको सेटअप कर दिया जाता है, तो रीजनल एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो वैसे पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो इसके चलते प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे कावेरी इंजन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों फाइनली सालों की कोशिश के बाद कावेरी इंजन का हमें कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा इस इंजन को 81 से 83 किलो न्यूटन के वेट थ्रस्ट पर वैलिडेट किया गया है। तो दोस्तों इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं, तो कावेरी इंजन एक काफी पुराना प्रोग्राम है, जिसे लॉन्च किया गया था 1989 में, ताकि आगे चलकर डिफेंस इंजन स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट इंजन में भारत को सेल्फ रिलायंट बना रह सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें हम कुछ खास अचीव कर नहीं पाए, और अभी तक भी हम अपने एयरक्राफ्ट के लिए या फिर हेलीकॉप्टर्स के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड रहते हैं जब बात आती है इंजन की। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस इंजन को लेकर लगातार कुछ ना कुछ काम होता हुआ रहा है। जब इसको बनाया जा रहा था, तो प्लान ये था कि इसको तेजस जेट्स में इक्विप किया जाएगा, और उसके लिए जरूरी था कि ये लगातार 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करे, जबकि अभी तक ये मैक्सिमम 72 किलो न्यूटन तक पहुंच पाया था। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में इसको लेकर जो अपडेट्स किए गए हैं, उसके चलते अब ये 81 से 83 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड कर पा रहा है। और एक बड़ी प्रॉब्लम जो इसके वेट को लेकर थी, जहां पर इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा था कन्वेंशनल इंजन से, वहां पर भी अच्छा काम किया गया है, और ऑलमोस्ट 100 किलोग्राम से इसका वेट और कम कर दिया गया है रिसेंट अपडेट्स में। और दोस्तों अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं और लगातार इस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो आप जल्दी देखेंगे कि इस इंजन को एक एयरक्राफ्ट में भी टेस्ट किया जाएगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर दोस्तों DFCCIL के द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आखिरी स्टेज को लेकर अपडेट शेयर किया गया है, और उनके द्वारा बताया गया है कि इसी महीने के अंत तक इस आखिरी स्टेज को भी कमर्शियल यूज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वैसे तो ऑलमोस्ट 96.4% तक कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में वेतरना से GNPT तक की स्टेज, जो कि ऑलमोस्ट 102 किलोमीटर लंबी है, इसका कंस्ट्रक्शन पेंडिंग था, क्योंकि ये पहले से ही डिलेड चल रही थी। लेकिन अब DFCCIL ने इसका कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट कर दिया है। ट्रायल्स वगैरह यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं, और कुछ तो सक्सेसफुल ट्रायल्स कंडक्ट कर भी लिए गए हैं। होपफुली आप देखेंगे कि महीने के अंत तक पूरा का पूरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।